अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलग खबर। मैं हूं अली सरवर। कुव्वतों ने हाथ उठाया तो बल्दियाती इंतखाबात में अंजाम सब ने देख लिया। मौलाना फजल रहमान जबकि आसिफ अली जरदारी साहब फरमा रहे हैं कि इनसे मुल्क नहीं चलाया जा रहा। पहले भी कहा था ताकत अवाम के पास है, और उन्होंने कहा जी पहले इनको निकालो फिर हमसे बात करो। ये किसे कहा है, इस पर भी बात करेंगे। जबकि इमरान खान साहब ने कहा है कि मुल्क में परेशानियों की जिम्मेदारी हम खुद हैं। और जबकि फवाद चौधरी साहब ने JUI की जीत पर मायूसी का इजहार किया है और वो कह रहे हैं मुतशद्दद लोगों को इक़्तिदार मिलना ठीक नहीं है। इस पर हम बात करें, हमारे साथ PTI के सीनियर रहनुमा उस्मा कारदार साहिबा मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मेंबर नेशनल असम्बली शाहिदा रहमानी साहिबा और मरकजी तर्जुमान है JUI के असलम गौरी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। तीनों को खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले शाहिदा रहमानी साहब, आप बताइए, जरदारी साहब का ये बयान कि उनसे मुल्क नहीं चलाया जा रहा, पहले भी कहा था ताकत अवाम के पास है और पहले इन्हें निकालें और फिर हमसे बात करें, ये सब किससे मुखातिब है आसिफ अली जरदारी साहब? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये कि देखें, मुल्क सिलेक्टेड हुकूमत से मुल्क नहीं चलाया जा रहा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी ना तो चोर दरवाजों से आने पे यकीन रखती है और ना ही किसी के इशारों का इंतजार करती है, एम्पायर की उंगली का इंतजार करती है। हमने हमेशा, जैसे कि सदर साहब ने कहा, हमें हमेशा आवाम की ताकत पर यकीन है और ताकत का सरचश्मा आवाम है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था और यही वजह पीपल्स पार्टी आवाम की ताकत के जरिए इक़्तिदार में आती है और इंशाल्लाह आएगी। और ये बिल्कुल सही कि वो जो सिलेक्टेड हैं, जो हुकूमत कर रहे हैं, उन्होंने जो 3.5 साल के अंदर मुल्क का हाल किया है, आज वो सबसे पहला रिजल्ट NA 249 के अवाम ने दिया था, इनको रिजेक्ट करके। और आपने देखा कि हम जो 6 नंबर पे थे, पहले नंबर पे, और पहले नंबर वाले 6 नंबर पर आ गए थे। पहला रिजल्ट कराची से आ गया था। फिर कराची के कैंटोनमेंट का इलेक्शन जो हुआ वो आपके सामने था। जितने भी बाई इलेक्शन हुए वो आपके सामने थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाबी अवाम की मदद के साथ, अल्लाह की मदद के साथ कामयाबी के झंडे गाड़े, क्योंकि उन्होंने जो काम किया अपने दौरे हुकूमत में, आवाम को रिलीफ दिया, तनख्वाहों में इजाफा किया, पेंशन में इजाफा किया, रोजगार के जराए पैदा किए, हजारों लोगों को रोजगार फराहम किया। BISP प्रोग्राम, जिसको आज एहसास का नाम देके ये क्रेडिट लेते हैं, ये हमारा अपना प्रोग्राम था जो हमने इलेक्शन के मंशूर में जो वादे किए थे, इलेक्शन के जो हमारा शेड्यूल था जिसमें जो तमाम चीजें हमने वादे किए थे, इलेक्शन के वादों को हमने 90 दिन के अंदर पूरा किया। ये वो नाहे लोग हैं, जब इनसे कहा जाता था कि जी 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर कहाँ है, तो कहते थे अभी हमें आए हुए कितने अरसा हुआ, फिर 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल गुजर गए। अब तो हम इलेक्शन फेयर में दाखिल हो रहे हैं। एक्शन का बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जब तो अवाम ने जो फैसला दिया, जाहिर है 249 में आपके हक में दिया, इसके अलावा क्या PK का रिजल्ट अब सामने आ चुका, जहां JUI बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है, इस पर उस्मा कारदार साहिबा क्या कहेंगी? क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने तो ये कहा है कि मखसूस कुव्वतों ने हाथ उठा लिया है PTI से, तो अब देख लें आप बल्दियाती इंतखाबात में इनका क्या अंजाम हुआ है। जी बहुत शुक्रिया, मुझे आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। हमारी कुछ गलतियां थी जिनका ट्वीट में इजहार भी किया है और हमें अब जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है उसमें तमाम जो ओहदेदारान हैं जिनकी वजह से हम इलेक्शन में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, उनकी जिम्मेदारी का तयन भी किया गया और उसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी उनको नाखुशगवारी और उन्होंने गुस्से का भी इजहार किया है कि क्यों आपने टिकटों की तकसीम में इतना गलत फैसले किए। अच्छा, यानी आपकी हार जो है उस्मा साहिबा, आप ये कहना चाह रही हैं जो हार है वो टिकटों की गलत तकसीम, गैर मुनसिफाना तकसीम से हुई है, कारकर्दगी का आप समझ लीजिए ताल्लुक नहीं है हार से? देखिए, कारकर्दगी तो हमारी बहुत KP में तो कोई 2 दफा इत्तेमाद का वोट देता नहीं। हमें इसीलिए पड़ा था 2 दफा क्योंकि लोग वहां पे खुश थे। हमने निचली सतह तक उनको रिलीफ पहुंचाया था। हमारे 40,000 नुमाइंदे थे बल्दियात के जो पिछली हमारी टेन्योर में थे और बड़ा अच्छा ग्रास रूट लेवल तक सबको वहां पे बेहतरीन कंप्यूटराइज कराया हमने, पटवार सिस्टम, हमने पुलिस रिफॉर्म जबरदस्त किए, फिर तमाम 100% पॉपुलेशन को वहां पे सेहत कार्ड जो है वो उसकी सहूलत तब मुयस्सर हो गई है। हम लोगों का प्रॉब्लम ये रहा कि हमने जो एक होता है ना, 3-4 लोग टिकट के लिए अप्लाई करते हैं, टिकट तो एक को मिलता है, तो बाकी 3 के साथ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं हम कर पाए।
वो अच्छा, वो होता उनकी नहीं है। नाराजगी हमारे थी साथ और जाहिर है बिल्कुल, खड़ा अच्छा हो उनके जाता साथ है। नाराजगी थी, फिर उन्होंने जाहिर है वोटर सपोर्टर पर असर पड़ा। आप समझ रही हैं हार की वजह ये है। असलम गौरी साहब, आप क्या कहेंगे कि एक तरफ तो फजल रहमान साहब ने ये कहा कि जी उन कुव्वतों ने हाथ हटा लिया है पीटीआई से बल्दियाती इंतखाबात में, और फिर अंजाम देख लिया पीटीआई का, और दूसरी तरफ सर फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने कहा है मुतशद्दिद लोगों को इख्तियार मिलना ठीक नहीं, जेईआई की जीत पर मायूसी हुई। तो जनाब ये बताइए सबसे पहले तो ये कौन सी कुव्वतें थी जिन्होंने हाथ हटा लिया तो फिर पीटीआई हार गई? जी असलम गौरी साहब। अच्छा शाहिद रहमान साहब, आपने भी इसका जवाब नहीं दिया कि जरदारी साहब किससे मुखातिब हैं जब ये कहते हैं वो कि हमसे फार्मूला मांगा गया है तो हमने ये जवाब दिया कि पहले इन्हें निकालें फिर बात करें। देखिए मैंने पहले तो ये आपको इनका भी जवाब नहीं मिला कि हारने की वजह इन्होंने बताई। इनके तो सारे ये तो वो कह रही है लोग साहब जो के जी हारने की वजह जो है हमने अपना इंतखाबात में अच्छे लोगों को टिकट चले नहीं अभी दे इनको सके, कारकर्दगी इसी तो कह रही है फहमी में इतनी रहने दें। बेहतरीन है। जैसे जैसे इलेक्शन होते जाएंगे वैसे वैसे पता चलता जाएगा, क्योंकि ये इसी में रहेंगे कि जी हम इस वजह से नहीं इस वजह से हारे। हालांकि इनके अपने वुज़रा अपने पार्लियामेंटेरियंस ने कहा कि हमारी हार की वजह हमारी नाकिस कारकर्दगी और बदतरीन महंगाई है। ये तो इनके अपने लोग जो खेती से ताल्लुक रखते हैं, पहली दफा जो इनको हुकूमत मिली, जब तो ये रोते थे कि जी विफाक में हमारी हुकूमत नहीं है और धरने देते थे, लोगों ने सब्र किया। लेकिन अब जो इनको ऊपर एतमाद किया कि जी विफाक में भी इनको इक़्तिदार मिल जाए, तो आपने देखा कि इन्होंने ना सिर्फ विफाक, पंजाब और बलूचिस्तान और केपी का जो हशर हुआ वो हम सबके सामने पूरे पाकिस्तान का हो चुका है, क्योंकि विफाक सारे सूबों को चलाता है। और अच्छा लेकिन इसमें शाहिदा रहमानी साहबा, चले जरदारी साहब की बात आप नहीं कर रही, लेकिन केपी में नहीं, जरदारी साहब की बात मैंने की कि उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा कि जाहिर है उनसे वो लोग जो हुकूमत कर रहे हैं, उन्होंने हमने पहले भी कहा था कि हम मईशत में जो बदतरीन हाल है हम आपका साथ देना चाहते हैं। जरदारी साहब ने, चेयरमैन बिलावल साहब ने असेंबली में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था। आप भी किसी ने राब्ता किया होगा कि जी, तो उन्होंने कहा इस तरह से तो नहीं हो सकता कि आप बदतरीन हालात करते रहे। हमने अपने दौर में जब हमें हुकूमत मिली थी, मईशत तबाह थी, मुल्क में दहशत गर्दी का राज ठीक था। है, ये बात दुरुस्त है आपकी कि इस वक्त जो हालात हैं खासतौर पर मईशत के हालात अच्छे नहीं हैं, और जिन्होंने भी ज़ाहिर जरदारी साहब से राब्ता किया, उनके नाम तो ज़ाहिर आप शो नहीं कर रहे, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी नाम बताने चाहिए कौन है जिसने राब्ता किया था मुख्तसर हल्कों की जानिब से। लेकिन केपी में जो तो आपको बताएंगे हाँ कि उनसे किसने राब्ता किया। लेकिन असल चीज यही कि वो जिस तरीके से मईशत का हाल बुरा हुआ है, मुल्क नहीं, का वो हाल दुरुस्त है बुरा आपकी हुआ है। बातें। ये मैं ये चाह रहा हूँ कि केपी में जो आपकी कारकर्दगी रही, देखिए कराची में तो आपने बिल्कुल सही कहा, कैंटोनमेंट जीत गए आप, 249 भी जीते हैं, और लाहौर में बड़ा अच्छा रिजल्ट था, 32,000 वोट आपके आए, वहां पर एक अच्छा मुकाबला हुआ नून लीग के साथ। लेकिन केपी में आप मुतमईन अपनी कारकर्दगी से, क्योंकि जेयूआई सबसे ऊपर रही है वहां, उसके बाद पीटीआई है, और नून लीग भी बेहतर परफॉर्म कर गई बनिस्बत पीपल्स पार्टी के। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ तमाम पॉलिटिकल जमातें मिलकर लड़ रही थी इलेक्शन। आपने देखा कि इलेक्शन के अंदर पीटीआई, नून लीग, जेयूआई जो कि एक दूसरे के हमेशा मुखालफत करती हैं और धरने की बातें करती हैं, जब पीपल्स पार्टी मैदान में उतरी तो आपने देखा वो तमाम जमातें मुत्तहिद हो गए और सिर्फ पीपल्स पार्टी का वहां मुकाबला हो रहा था। उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने खुल के मुकाबला किया। हमारे 19,000 से ज्यादा वोट को रिजेक्ट किया गया। पीपल्स पार्टी बिल्कुल कामयाबी की तरफ थी और इंशाअल्लाह ताला जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो पीपल्स पार्टी कामयाबी हासिल करेगी। जिस तरह आपको मैंने अभी भी अर्ज किया कि हमारे 19,000 से ज्यादा वोट जिन पे तीर की मोहर लगी है ये बड़ा ये तो बड़ी बात है कि 19,000 वोट जिस पर तीर पर निशान लगा हुआ था। उस्मा कारदार साहिबा, यही सिर्फ बात नहीं है जो आप कह रही हैं, क्योंकि लाहौर में चले जी, वहां तो आपके दोनों उम्मीदवार चले गए थे, 12 ज़िमनी इलेक्शंस भी हुए हैं जिसमें शिकस्त का सामना करना पड़ा है बरसरे इक़्तिदार यानी आपकी पार्टी को। तो सिर्फ ये तो नहीं हो सकता हर बार ये कह के आप जान छुड़ाएं कि अच्छे लोगों को टिकट नहीं दे सके, ये गलती है हमारी, कारकर्दगी को कहीं भी शामिल नहीं करना चाह रही हैं आप। देखिए बिल्कुल हम और फैक्टर्स को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। हमने अपनी कारकर्दगी तो हमारी हुकूमत की अच्छी है, लेकिन ये है कि कुछ सीटें हम जीती भी हैं। आपने देखा है कि सियालकोट में हमने जीता है, सीट जीती है, और बाकी कुछ सीटें जो थी वो नून लीग की थी, और हमारा जो वोट बैंक है वहां पे उन इलाकों में उन हलकों में बड़ा है। लेकिन चूंकि सीट उनकी थी और उनकी ही कैंडिडेट ने वो खाली की थी सीटें, तो इसलिए फिर वो जाहिर है उनको गई।
लेकिन आप ये भी तो हमें क्रेडिट दें कि हम हुकूमती मशीनरी नहीं इस्तेमाल करते हैं, हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन में बिलीव करते हैं। लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो फिर फजल रहमान साहब कह रहे हैं फिर रिजल्ट भी देख लें आप लोग। जी, वो कह रहे हैं जी, फजल रहमान साहब ने कहा है कि अगर आपने फ्री इलेक्शन कराए, यानी उन्होंने हाथ हटा लिया, तो फिर रिजल्ट भी इस तरह के आएंगे अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दिए गए तो। ये देखें, ये जो मर्जी कहते रहे इन लोगों की, जब इनको प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान तो कहीं जाने वाले हैं नहीं, और इंशाल्लाह अगले 5 साल भी उन्हीं के होंगे। अच्छा, अगले 5 साल भी? जी जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो इंशाल्लाह ताला बस एक महंगाई है जो जिसपे हम काबू नहीं पा सके हैं, वरना हमने तमाम जो डायरेक्शन है वो दुरुस्त कर लिया है अपनी इकोनॉमी की। ये तो बड़ी अच्छी बात कर रही हैं आप। हैं वो हर एक को पहुंचाए हैं। इनको बोले ना सिंध में भी तरह सेहत इंसाफ कार्ड दें, पहली जनवरी सिंध में क्यों नहीं दे रहे शाहिदा रहमानी साहिबा? सिंध की तरफ जब बात होती है तो क्यों महरूम है सिंध वाले? जी देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इसके साथ वसीला हक, वसीला हेल्थ कार्ड और एजुकेशन कार्ड, तमाम कार्ड इसके साथ अटैच है। इन्होंने क्या किया, आज पूरा केपी और पंजाब, अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान सब सिंध में इलाज के लिए आते हैं। इनके हेल्थ कार्ड से कितना इलाज होता है? इनकी एक लिमिट है। हमारे यहाँ 10 लाख, कोई लिमिट नहीं है। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तमाम बाईपास, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी, तमाम इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यही वजह अल्हम्दुलिल्लाह कि हम पूरे पाकिस्तान के। अच्छा, आपने हमारे सिंध में आपने मजदूर कार्ड भी शुरू किया था, वो मजदूरों को मिला तो नहीं अभी तक? लेकिन मजदूर कार्ड भी हमने शुरू किया और मजदूरों को वो कार्ड मिल रहा है। कौन से मजदूर है वो, कहाँ के मजदूर है? हम नजर क्यों नहीं आते? देखिए जी, उसका जो प्रोसेस था वो उस प्रोसेस के तहत मिल रहा है। हमने ये काम भी शुरू किया, हमने सोशल हेल्थ का भी काम शुरू किया, हेल्थ इंश्योरेंस का भी काम हमने शुरू किया। और मैं तो कह रही हूँ कि हमें बड़ी खुशी है कि अगर इतना ही इसमें शफाफियत होगी, इसका मतलब है शाहिदा रहमानी साहिबा, इसमें शफाफियत होगी। इस तरह के जो कार्ड आप शुरू कर रहे हैं, जिस तरह आपने कहा हेल्थ कार्ड भी हम कर रहे हैं और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से आपने कार्ड दिए, इसी तरह मजदूर कार्ड जो या अपने कारकुनान के पास होंगे या आम लोगों के पास भी होंगे? देखिए जी, ये काम हमने 2008 में शुरू कर दिया था और ये उसी का तसलसल है जिसको आप ये गिनवाते हैं। दूसरी बात मैंने अर्ज की कि हम, आपने कभी नहीं सुना होगा कि कराची से, सिंध से लोग इलाज कराने हेल्थ कार्ड के लिए आप केपी आ रहे हैं। इनके अपने केपी के लोग पख्तून माशाल्लाह वो सब के सब आते हैं। बिल्कुल ये दुरुस्त है, पूरे पाकिस्तान से आते हैं, ये बात बिल्कुल। असलम गौरी साहब क्या कहेंगे इस पर? बात कर रही है उस्मा कारदा साहिबा भी, और वो ये कह रही हैं कि जी बेहतर हमने वहां मुंतखब नहीं किए, लोगों को टिकट सही नहीं दे सके। हार की बुनियादी वजह तो ये है। देखिए, जब बल्दियाती इंतखाबात होते हैं ना जी, तो बल्दियाती इंतखाबात में ये गली कूचे की लड़ाई शुरू हो जाती है। वह हर पार्टी के अंदर एक से ज्यादा कैंडिडेट मौजूद होते हैं। ये क्या इनकी पार्टी में कैंडिडेट है और किसी के पास से ये प्रॉब्लम नहीं था जो ये कह रही है? इसका मतलब ये गलत फहमी में है, अभी भी गलत फहमी में, अभी भी वजीर आजम को धोखा दे रही है। उसकी टीम जो है अभी भी प्राइम मिनिस्टर को धोखा दे रही है और उसे अंधेरे में रख रही है। अभी भी प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द जो बैठे हुए हैं, इस तरह की बातें करके, जो उस्मा कारदा साहब ने बात की है, इस तरह की बातें करते हैं, उनको अंधेरे में रखा हुआ है। खुल के बताए जो सूरत हाल है, कौम क्या कह रही है। इनके एक एमएनए ने कहा कि कोई हमारा पीटीआई का टिकट लेने के लिए तैयार नहीं था। उसने टीवी पे आगे कहा के एमएनए ने नहीं, वो गौरी साहब वो तो जाती राय हो गई उनकी, लेकिन फजल रहमान साहब ने ये जो कहा है कि मेरी बात सुनिए, मेरी बात मैंने कंप्लीट साहब, मुझे मैंने 15-20 मिनट बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू सुनी है जिसका ना सर था ना पैर था जिस गुफ्तगू का, मैंने वो पूरी 15-20 मिनट सुनी है। मुझे 2 मिनट बात करने दीजिए। बात सीधी सी है कि इन्होंने खुद इन्होंने कहा कि हम गैर जमाती इंतखाब कराएंगे बल्दियाती। उसकी वजह यही थी कि इनका कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं था। ये तो अदालतों की मेहरबानी से इलेक्शन हो गया, ये तो इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं थे। जब हाई कोर्ट ने, पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन होना चाहिए, तो फिर ये उसके खिलाफ अपील लेके पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन रोकने के लिए। लेकिन शाबाश है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, इलेक्शन होना चाहिए और जमाती बुनियादों पर होना चाहिए। तो इनको सब पता था। ये अपने आप को गलत फहमियों की बुनियाद पे या मीडिया टॉक शोज में बैठकर इस तरह की गुफ्तगू करके अपने दिल को तसल्लियां दे रहे हैं। अब तसल्लियों का टाइम गुजर चुका है। बात सीधी सी है, ये हुकूमत आरटीएस की पैदावार है। मैं खुल के बात करता हूं, मैं छुपाता अच्छा, आरटीएस की तो है, आरटीएस की पैदावार है। जहां ना आरटीएस बैठता ना ये हुकूमत बनती। हम भी समझते हैं, हमने भी इलेक्शन लड़े,
नहीं तो ये इसका भी बता दें थोड़ा सा, जब खुल की बात कर रहे हैं तो ये कौन सी कुव्वत है जिन्होंने हाथ हटा लिया और बल्दियाती इंतखाबात में फिर रिजल्ट सबने देख लिया, फजल रहमान साहब फरमा रहे हैं? ये तो आपसे कुछ छुपी बात तो नहीं है। हम तो 3 साल से रोडों पे खड़े हुए उनका नाम ले रहे हैं यार। आप किसके, आप इतना आपको नहीं पता इतनी सर, साल हम तो ये समझते हैं ये कुव्वत जो है अवाम की कुव्वत से आते हैं सर। सब आवाम की कुव्वत होती तो आज ये हशर ना होता इनका वहां पर। तो आप आवाम की कुव्वत से नहीं जीते गौरी साहब, आप आवाम की कुव्वत से नहीं जीते। हम आवाम की कुव्वत से इसलिए जीते कि जिन लोगों से हमें शिकायत थी उन लोगों ने इनसे हाथ उठा लिया है, इसलिए आवाम को वो अब आवाम तो इनसे हाथ उठा लिया तो अब आपसे मिला लिया या न्यूट्रल है? ये अगर हमसे मिलाया होता तो फिर हम जो ये हमारे साथ जो हाथ हुआ है, आपको एक बात और मैं क्लियर कर दूं, ये जो हमें कल तक सीटें मिली हैं वो सीटें वो है जहां हमने 5000 से लेके 17,000 तक लीड ली है। जहां बराबर थे, इक्वल थे, उसमें तकरीबन 10 से 12 सीटें वहां गड़बड़ की है सूबाई गवर्नमेंट ने। अच्छा, गड़बड़ हुई है जी, धांधली भी हुई है। मैं बता रहा हूँ और आज उसका एक सबूत दे रहा हूँ आपको, उसका एक सबूत दे रहा हूँ कि एक लक्की मरवत में आज रिकाउंटिंग में एक सीट हमारे पास वापस आई है। उसमें कारदा साहिबा आप तो कह रही हैं कि हमने बड़ा फेयर इलेक्शन करा दिया, वो तो आज भी कह रहे हैं कि हाथ था वो हटा लिया, हारने की वजह ये है और कारकर्दगी है। अंपायर ने उंगली बता दी। बात सारी है कि इनको तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हजम ही नहीं होता है। ये समझ रहे थे कि जी इनकी बारियां लगी हुई हैं, बस ये हुक्मरानी करते जाएंगे पाकिस्तान पे। कौम ने इनको उठा के बाहर किया सारों को और इनको लेने के देने पड़ गए। अब ये पीटीआई की हुकूमत पहली हुकूमत है जिसने 35% अपना जो केपी में जब ये इलेक्शन हुई थी बल्दियात की, तो 35% अपना जो एडीपी का जो हिस्सा था वो नीचे मुंतकिल किया बल्दियात के नुमाइंदों को। इन्होंने तो कभी कुछ दिया ही नहीं, इन्होंने तो सिर्फ बसात लपेटी है हमेशा। कभी आज तक इन्होंने बल्दियात जो है उसके इलेक्शंस जो है उनको ऑनर नहीं किया और होने नहीं दिया। ये बिस्ट की बात करते हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट की। हमारा सबसे पहले जो वो डेटा था वो बिस्ट से जब हमने लिया तो सानिया निश्तर थे, उसमें से 5 से 6 लाख ऐसे नाम थे जो निकालने पड़े। इनकी अपनी सरकारी लोग, इनके सियासी लोग, उनकी बेगमात, सारा गरीबों का जो हक था वो उनके घरों में जा रहा था। तो ये तो इनकी हालत साहिबा, इस तरह की जो बातें 260 अरब हम कमजोर तबके को जो है उनकी अपलिफ्ट के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी अच्छा, आप ये कह रही है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो पैसा है वो सरकारी लोगों की जेब में जा रहा था, या आप कह रही हैं पीपल्स पार्टी के उन ओहदेदारान के जेबों में जा रहा था? शाहिद रहमानी साहब इस पर क्या कहती हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जिस तरह ये चीख चिल्लाकर बात करें, चीखने से आपके जराइम पे पर्दा नहीं पड़ सकता। दूसरी बात ये कि इन्होंने इल्जामात तो शुरू से लगाए, इनकी लीडरशिप का हमेशा कंटेनर पे खड़े होके जिस तरीके से वो जबान इस्तेमाल करते थे, जो 200 अरब लूट के जाते थे और फिर 200 अरब लूटे हुए लेके आज तक, अफसोस की बात है कि 3.5 साल हुकूमत में हो गया, कोई पैसा निकाल नहीं सके। इसका मतलब है कि ये मुस्तकिल झूठ बोलते रहे, दूसरों को डाकू, दूसरों को चोर कहने से आप खुद साफ में अल्लाह ताला ने भी इसको इल्जामात लगाने को सख्ती के साथ जो है इसकी सख्त सजा दी। लेकिन इनका ये वतीरा रहा है। हमने असेंबली में सवाल किए कि वो 5,000 लोग, 10,000 लोग जो भी जाली पैसे ले रहे थे उनकी लिस्ट पेश की जाए, हमें बताया जाए वो कौन है। क्यों नहीं इन्होंने बताया? ये देनी चाहिए थी, ये तो उस्मा कारदा साहब बात दुरुस्त है। सिर्फ बात कर लेना, इल्जाम लगाना। पहले ये कहते थे कि ये तो फकीर बना रहे, इनके पास कोई मंसूबा नहीं है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से लोगों को फकीर बना रहे, हम आएंगे तो प्रोजेक्ट देंगे। आज ये क्या बना रहे हैं? आज ये पनागाहें बना रहे हैं, आज ये क्या बना रहे हैं? लंगर खाने बना रहे हैं। कौम को उस पे लगा दिया कि सबकी इज्जत नफ्स मजरू हो, कोई काम करे ना करे, रोजगार ना हो, आओ पनागाहों में बैठ जाओ और लंगर खानों में बैठ जाओ। और पहले तो सैलानी चला रहे हैं, लंगर खाना भी सैलानी चला रहा है। ये नहीं मजे की बात, हाँ मजे की बात है कि जो ये कहते थे लंगर खाने हम चला रहे हैं, वो भी दूसरों की जेब पे, दूसरों के मंसूबों के ऊपर आके। ये तो इनका वतीरा रहा इनकी लीडरशिप का कि ये दूसरों के मंसूबों पे हमेशा आकर अपनी शक्तियां लगा रहे हैं। इन्होंने क्या काम किया है? कौन सा एक काम है जो इन्होंने किया हो? बेनजीर इनकम सपोर्ट को एहसास का प्रोग्राम के नाम देने से आप नाम को नहीं मिटा सकते। प्रोग्राम पीपल्स पार्टी का था, पीपल्स पार्टी का है। और हाँ, आप उनका विजन पूछें कि इन्होंने कौन सा एक प्रोग्राम दिया जिससे आवाम को रिलीफ दिया हो। इन्होंने आटा, चीनी,
सारा माफिया, शुगर माफिया, दवाओं माफिया, मांस माफिया, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, ये बात तो है। असल कौन सी कार्रवाई हुई? कौन जेल के अंदर चला गया? इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट खत्म, और उनको फिर वो एटीएम की जरूरत पड़ती है इलेक्शंस के अंदर वोटों के लिए, फिर वो एटीएम माफिया को बुला लिया जाता है। माफियाज की तो बात, ये क्या कहेंगे असलम गौरी साहब? एक तरफ तो माफियाज हैं जिसके बार बार कहते हैं वज़ीर आज़म साहब मेरा मुकाबला है, और दूसरी तरफ अपोजिशन को एनआरओ नहीं दूंगा। अपोजिशन पीडीएम के प्लेटफॉर्म से एहतजाज भी कर रही है। अब फिर फजल रहमान साहब आ रहे हैं कराची, गालबन उस पर बात भी होगी, मुशावरत भी होगी। तो ये घर भेजने की जो बात की 23 मार्च की, सर उसमें कोई तब्दीली हो रही है या वो जो आपने प्रेशर रखा हुआ है गवर्नमेंट पर मजीद बढ़ा रहे हैं उस पर? नहीं जी, 23 मार्च को इंशाल्लाह हम कराची से चलेंगे। हम बाकायदा यहाँ इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च करेंगे, वो हमारा तयशुदा है। वो एक सूबाई, अच्छा ये लॉन्ग मार्च जो होगा गौरी साहब, ये घर भेजने तक होगा, वापसी नहीं होगी, या सिर्फ वहां तक जाके वापस आना है आपने? बहुत सी चीजें हम अपनी जेब में भी रखते हैं, जहाँ वक्त आएगा तो फिर वहां बताएंगे हमने क्या करना है। तो ये अभी से पहले से अनाउंस नहीं करेंगे, सरप्राइज है, वहाँ सरप्राइज रहेगा, ताकि कुछ चीजें हमारी जेब में भी रहनी चाहिए। दूसरी बात ये मैं आपको, ये सिर्फ सूबाई इजलास हो रहा है सूबाई पीडीएम का, और उसमें मौलाना साहब एज ए मेहमान खसूसी आ रहे हैं। और अब तक जो इन्होंने 23 मार्च के लिए तैयारी की है, सारी पार्टियां अपनी रिपोर्ट देंगे, और उसमें कहाँ खामी है कहाँ कमी है हम उसको कल परसों देखेंगे, और ताकि उसमें वो हदायत जारी करेंगे इस सिलसिले में। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये उज़मा साहबा जो बातें कर रही है मेरी समझ से बिल्कुल बाला है उनकी गुफ्तगू। वो भूल जाती है जहांगीर तरीन को, वो भूल जाती है अलीम खां को, वो भूल जाती है। इतनी लंबी लिस्ट है, अगर 70 साल में इस मुल्क में इतनी करप्शन नहीं है जितनी ये 3 साल में हुई है। इनको जाने तो दें, इनकी फाइलें तो खुलने दें, इनकी किताबें तो खुले। तो इदारे तो मौजूद है गौरी साहब, इदारे तो मौजूद है, नैब मौजूद है, एंटी करप्शन मौजूद है। अपना नैब तो इनका गुलाम है। नैब को तो ये रात को ऐलान करते हैं कि नैब कल नवाज शरीफ को गिरफ्तार करेगा, अगले दिन गिरफ्तार कर लेता है। ये तो नैब तो इनकी पुलिस है। नैब और एफआईए तो इन्होंने इस्तेमाल कर रहे हैं मुखालफिन के खिलाफ। ये इदारे भी आजाद नहीं है उसमें कारदार साहब, ये तो बड़ा गलत इंप्रेशन जाता है किसी भी हुकूमत का। नैब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। जो नैब ने जितने लोग पकड़े हैं सारे अपोजिशन के पकड़े हैं, लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किए। सर अलीम खान भी पकड़े गए थे जी, अलीम खान भी जेल में गए थे जी। अलीम खान को रख के वापस करके बरी करके नेक करके भेज दिया है। इसी तरह और बड़े नेक निकलेंगे जब ये अगली फाइलें खुलेंगी ना। ये जा रहे हैं इंशाल्लाह, ये जल्दी जा रहे हैं। कब तक जा रहे हैं सर? वजन से क्या इत्तलात है? अपने वजन से जा रहे हैं, ये अपने वजन से जा रहे हैं हजूर। 360 अरब का परसों टीका लगा रहे हैं। इनके पास इतनी इनकी पोजीशन नहीं है कि वो अच्छा अपने चले ये सर ये तो आपने मान लिया कि अपने वजन से गिर रहे हैं, अपोजिशन का कोई किरदार नहीं है। अपोजिशन अपना किरदार तो अदा करी। 3.5 साल से हम रोडों पे 16 बिलियन मार्च किए हमने आजादी मार्च किया। गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ा सर, गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ा। अपोजिशन का काम यही करना होता है। अपोजिशन का काम टीवी स्टेशन पे कब्जा करना नहीं होता। अपोजिशन का काम पार्लियामेंट हाउस पे हमला करना नहीं होता। अपोजिशन का काम सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे सलवारें लटकाने का नहीं होता। ठीक है सर, ये अपोजिशन का काम बिल्कुल तनकीद होती है। और उसमें कारदार साहब क्या कहेंगी जाते जाते, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। ये आपके जो मेहमान हैं, इन लोगों को इन्होंने ये मुल्क को तबाही के धाने पे छोड़ के गए। इन्होंने सारे इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया, उनको अपना गुलाम बना के रखा। कोई इदारा जो था, आपने इदारे आजाद छोड़ दिए, ये बात कर रही हैं आप। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमने इदारों को ठीक करना है। ये नैब से क्यों ये घबरा रहे हैं? क्यों नहीं आके हमारे साथ बैठ के ये काले कानून जो ये कहते थे इन्होंने रिफॉर्म, नैब रिफॉर्म बिल में क्यों नहीं? आपने रिफॉर्म लाए नहीं ना, आपने तो दावे वादे काफी किए थे, वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस्लाहात होंगी, अब तक नहीं हुए। हमने इस्लाहात के लिए कितनी दफा इनको दावत दी है, ये हमारे साथ बैठने को और इस्लाहात करने को तैयार ही नहीं। इसलिए क्योंकि ये इन्होंने नैब को इन्होंने परकटा हुआ नैब बनाया हुआ था, और इन्होंने अपने जाती मुफाद के लिए नैब को ये लोग इस्तेमाल करते थे। आपने अब आजाद छोड़ दिया, बहुत शुक्रिया सर। मुझे ब्रेक पे जाना है, उसमें कारदार साहब आपका बहुत शुक्रिया, शाहिद रहमानी साहब, आसिम गौरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। छोटा सा ब्रेक के बाद एक अहम स्टोरी अफगानिस्तान के हवाले से, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अलग खबर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। असासे बहाली के लिए काबुल में अमरीकी सिफारतखाने का घेराव, अफगान दारुल हुकूमत में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए।
अफगानिस्तान की कौमी दौलत वापस की जाए, यह कहना था मुजाहिरीन का। हमारे पैसे दो के नारे भी लगाए हैं। 2015 में तालिबान पर पाबंदियां आयद की थी अमेरिका ने, और जो अमेरिका ने अफगान स्टेट बैंक के 9 अरब डॉलर मुंजमद कर दिए थे, जो अब तक मुंजमद थे। इस हवाले से OIC का इजलास भी पाकिस्तान में बुलाया गया और कोशिश की गई कि एक ट्रस्ट और फंड कायम कर दिया जाए जिससे उनकी किसी हद तक इमदाद हो सके। लेकिन बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। असातिज़ा, डॉक्टरों समेत सरकारी मुलाजमीन भी तनख्वाहों से वहाँ महरूम है। एक बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है, ये दुनिया को बावर कराने की कोशिश की पाकिस्तान ने। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील अहमद खान, साबिक सफ़ीर हैं और पूरी दुनिया की जो इस वक्त हालात हैं उन सब पर बड़ी गहरी निगाह है। मुख्तलिफ चैनल्स पर आपने, इंटरनेशनल चैनल्स पर उनको देखा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। ये वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, ये अफगानिस्तान के हवाले से हम बात कर रहे हैं। OIC का इजलास भी पाकिस्तान ने बुलाया और कोशिश की कि कोई फंड या कोई ट्रस्ट कायम कर दिया जाए जिससे कुछ बहाली हो सके, जो इंसानी बहरान का खदशा है उसमें कुछ कमी आ सके। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता रोज़ भी असासे बहाली के लिए काबुल में अमरीकी सिफारतखाने का हज़ारों अफराद ने घेराव भी किया और अफगान दारुल हुकूमत में सड़कों पर निकल आए लोग, और उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की जो कौमी दौलत है वो वापस की जाए, ये मुजाहिरीन ने कहा है। सर, आप किस तरह देख रहे हैं इस मामले को कि अब आम लोग भी बाहर आ गए हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आपने भी यकीनन पढ़ी होगी जिसमें उन्होंने कहा था कि तकरीबन कोई 2 करोड़ से ज़ायद अफराद हैं जिनको जो मुतासिर होंगे अगर इमदाद नहीं की गई। यकीनन उससे तो पूरी दुनिया को अब कम से कम इस चीज का इल्म हो भी गया। और ये OIC की मीटिंग जो पिछले दिनों की है पाकिस्तान ने, उससे मजीद हाईलाइट हो गई पूरी दुनिया के मीडिया में। होता क्या है, दुनिया को पहले भी पता था, और खास तौर पे जो दुनिया के ममालिक हैं, खास तौर पे करता धरता ममालिक हैं, उनको तो पहले से चीज का इल्म था कि किस किस्म का इस इंसानी अलमिया वहाँ जन्म लेना शुरू हो गया है। और इस पे अक़वाम मुत्तहिदा के बहुत सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने इस पे अपने बयानात दिए हैं। खास तौर पर जो वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन WFP के, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने खास तौर पे बहुत सख्त बयान दिया और उन्होंने बताया था कि भाई अगर आप ये नहीं करेंगे तो भूख से मरना शुरू हो गए हैं लोग अफगानिस्तान में। लिहाजा सवाल ही पैदा होता है, इस मौसम सरमा में मुल्क के तकरीबन 2 करोड़ अफराद ग़िज़ाई किल्लत के बाद मर सकते हैं, वो जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल यही कहा है उन्होंने। तो सर अब होगा क्या, क्योंकि अमेरिका तो फिलहाल रजामंद नहीं है, गो के वहाँ पर उनकी जो डिपार्टमेंट्स हैं मुख्तलिफ, उन्होंने भी ख़त भी लिख दिया है और कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह मना सकें, क्योंकि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के अरकान ने अफगानिस्तान के जो मुंजमद रकूम है जारी करने के लिए अमरीकी सदर को खत लिखा है। आपको लगता है सर कुछ फर्क पड़ेगा इन चीज़ों से? पाकिस्तान ने OIC का इजलास बुलाया और अमेरिका में हम देख रहे हैं ऐवान नुमाइंदगान के अरकान ने भी खत लिखा है। जी बिल्कुल, डायरेक्ट फर्क और फिल फॉर फर्क तो पड़ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल एक प्रेशर पड़ रहा है। उस प्रेशर से एक बयान भी आ गया है अमेरिका की तरफ से, और वो यह है कि हम इसमें कुछ नरमी की वो कर रहे हैं, हम इकदाम कर रहे हैं। और वो नरमी क्या की, उन्होंने सिर्फ $200 मिलियन जो है रिलीज करने की इजाजत दी है। लेकिन आपके नाजरीन के लिए पहले मुझे ये बताना बहुत जरूरी है कि नाजरीन वहाँ आपके जो ये बावर कराना जरूरी है कि वहाँ आफ्टर हो क्या रहा है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन लगाई हुई है, 2001 से सैंक्शन लगाई हुई है और 2001 से फाइनेंशियल सैंक्शन लगाई हुई है और बहुत सारी कदरें लगाई हुई हैं, जिसकी वजह से दुनिया अक़वाम वहाँ अगर चाहे भी तो बैंकिंग निज़ाम के तहत पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकती हैं। और यही मसला है वहाँ जो NGOs काम कर रहे हैं, यही मसला है वहाँ जो अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे काम कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे अपने पैसे नहीं ट्रांसफर कर सकते, वहाँ NGOs पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसलिए कि वहाँ जो सैंक्शन लगी हुई उसके तहत इसमें US का एक फाइनेंशियल निज़ाम है, वो फाइनेंशियल निज़ाम से गुजर कर ये पैसे वहां पहुंचते हैं। ये एक सिंपल सी बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि एक दूसरी अक़वाम मुत्तहिदा की जो सैंक्शन लगी हुई है, जो कि 1267 के तहत तालिबान पर, उसके तहत भी 2 कदम लगी हुई है। अमेरिका ने जब दोहा में अपना एग्रीमेंट साइन किया तो उसके पार्ट 1 के पहले ही जुज में, तकरीबन जुज D भी है, जुज E भी है, पार्ट 1 में बड़ा क्लियरली दिया हुआ है कि अमेरिका चाहेगा कि वो अपने सैंक्शन को रिव्यू करे ताकि वहाँ आसानियां पैदा हों। और साथ में अमेरिका ने ये भी उसी डॉक्यूमेंट में
जो साइन करके दिया है तालिबान को, उसमें कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर सिक्योरिटी काउंसिल की जो सैंक्शन है उसमें भी रिलीफ दिलाएं तालिबान को। दोनों में से कुछ नहीं हुआ, और वजह उसकी कहते हैं कि जी हमने जो 5 नुकात पेश किए हैं, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल से भी जिसकी आवाज आई 30 अगस्त को कि वो क्या करना है, वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। वो वुमन राइट, चिल्ड्रन राइट, अक़वाम मुत्तहिदा की जमीन दहशतगर्दों इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट, ये सब कुछ सही है, वो तमाम चीजें। लेकिन तो सर इस पे बिल्कुल अमेरिकन और उनके एलाइज, जी डॉक्टर साहब, उनका कहना ये है कि शायद वो अब तक तालिबान नहीं कर सके हैं। मेरा इसमें तजिया ये है कि तालिबान तो उस वक्त करे ना जब उनके हाथ आप जो बांधे हुए हैं खोलें, यानी वहां लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली है, ना एजुकेशन में मिली है, ना वहाँ सिक्योरिटी, बिल्कुल सरकारी मुलाजमीन को नहीं मिली, ऐसे डॉक्टर्स को नहीं मिली सर, असातिज़ा को नहीं मिली, बिल्कुल। जिसने अच्छा इस पर तो गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, जब वो मशीनरी काम ही नहीं करेगी तो उस मशीनरी के काम न करने पर ज़ाहिर कोई चीज में नहीं हो सकती, बहरान तो फिर पैदा होगा। बिल्कुल सर, यही बात हम कर रहे हैं। कर्नल जाफर रिजवी साहब भी मौजूद हैं और सीनियर सहाफ़ी तारिक कमल हुसैन साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी। कर्नल साहब क्या कहेंगे, ये जो इस वक्त असासे बहाली के लिए काबुल में मुजाहिरा भी हुआ गुज़िश्ता रोज, और अमरीका में हम ये बात कर रहे हैं कि अगर नहीं बहाल किए 9 अरब डॉलर जो मुंजमद किए हुए हैं, कौमी दौलत है स्टेट बैंक की, अफगान स्टेट बैंक की, तो फिर इंसानी बहरान का जो खदशा है, आपको नजर आ रहा है कि उससे पहले जो खदशे का इजहार हो रहा है, इस पर खुदा न खास्ता ये जो खदशा नहीं बल्कि हकीकत बन जाए, इससे पहले अमेरिका की तरफ से उम्मीद है आपको कि इस तरह के जो मुजाहिरे होंगे तो उनसे कोई फर्क पड़ेगा, या पाकिस्तान ने जिस तरह OIC का इजलास बुलाया उनकी मदद करने के लिए? मेरी अस्सलाम वालेकुम सब अपने साथियों के लिए भी बहुत सलाम। मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा, जो अभी वो तबसरा में सुन रहा था, बड़ा गहरा और बड़ा जामे तबसरा था। इसमें मैं 1-2 चीजें ऐड करूंगा कि अमेरिका की ये इंटेंशंस है, जानबूझ के हैं, और ये जब वो खुद वहां पे था तो भी तो पैसों की ट्रांसफर होती थी ना, जो कुछ भी उनको चाहिए होता था, उनकी जो फौजें वहां पे थी और जो कुछ, तो तब भी तो पैसा ट्रांसफर कर रहे थे ना। अब सैंक्शन लगा के उन्होंने कहा जी कि हम नहीं ट्रांसफर होने देंगे। दैट शोज कि उनकी इंटेंशंस क्या है, नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ तनख्वाहों का मसला नहीं है, ग़िज़ाई किल्लत, सर्दी आ रही है, आगे बढ़ रही है, ग़िज़ाई किल्लत सबसे बड़ा मसला है सर। बहुत मतलब तनख्वाहों के अलावा बात कर रहा हूँ कि ग़िज़ाई किल्लत, और प्लस मौसम की वजह से जो उनको एक यानी प्रेशर आएगा, मौसम की वजह से जो बीमारियां हो सकती हैं, जो कुछ और भी एलिमेंट्स इस तरह से इफेक्ट हो गए, वो बहुत खतरनाक मामला है। इसके बाद इसके अलावा एक और चीज, मेरी ये अपनी एक राय है कि इस इनडायरेक्टली वो इस सारे प्रोसेस में पाकिस्तान को इन्वॉल्व करके, पाकिस्तान को जो उन्होंने शिकस्त उठाई है, जो उनको शर्मिंदगी हुई है, जो सारी दुनिया में उनकी एक तरह की बेइज्जती हुई है, और इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व है, इसराइल भी इन्वॉल्व है, वो सारे मिल के चाह रहे हैं कि हम किसी तरह इस सारे सानिए में पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर ले, मलबा डालना चाह रहे हैं पाकिस्तान पे। लेकिन जाहिर है सर, कमीशन तो बना दिया तहकीकाती अमेरिका ने जंग में नाकामी के हवाले से, इस पर भी जाहिर है सर मैं चाहूंगा आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन तारिक कमल हुसैन साहब आपकी तरफ आता हूँ, आपने कवर किया वहां पर, आप गए भी, देखा भी करीब से, क्या सिचुएशन नजर आई वहां पर आपको खासतौर पर तालिबान आने के बाद? देखिए, थोड़ा सा अगर हम पस मंजर में जाकर बात करें, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था तो दहशतगर्दों के खात्मे के साथ साथ उसने अफगान अवाम की मदद का भी जो है वो वादा किया था। और ये सूरत हाल हमें अफगानिस्तान में ये नज़र आई है कि अमेरिका ने पूरी जो अफगान सोसाइटी थी वो इमदाद के ऊपर और तनख्वाहों के ऊपर इस्टेब्लिश की। वहाँ पर रोजगार के कोई मौके मौजूद नहीं थे। जितनी पढ़ी लिखी आबादी थी अफगानिस्तान की, उसके 80% लोग या तो गैर मुल्की NGOs के मुलाजिम थे, या जो गैर मुल्की फौजें, अमरीकी फौजें, नेटो फोर्सेज वहाँ पर थी, उनकी जो मदद करने वाले इदारे थे, उनकी मुलाजिमत थी। तो एक तरीके से पूरा अफगान माशरा गैर मुल्की इमदाद के ऊपर और तनख्वाहों के ऊपर था, और एक बड़ी तादाद को अफगान गवर्नमेंट की मुलाजिमत में दे दिया गया था, चाहे वहाँ पर ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की बहुत बड़ी तादाद थी। अब जब अमेरिका वहाँ से गया तो उसके साथ ही तमाम गैर मुल्की NGOs भी वहाँ से निकल गई, तो वो जो मुलाजिमत देने वाले इदारे थे वो सारे के सारे बंद हो गए। तो अब अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद बेरोजगार हो गई, और जब सैंक्शंस लगी हैं, बैंक बंद हो गए हैं,
तो ज़ाहिर है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी रुक गई हैं। तो ये एक पूरा वहाँ पे एक सिनेरियो था जो हमने अफगानिस्तान में देखा वहाँ पर, और वो इस हद तक हो गया था तनख्वाहें ना मिलने की वजह से कि लोग अपना घरेलू सामान जो है, हमने काबुल की सड़कों के ऊपर बिकता हुआ देखा कि लोग मामूली चीज़ें तक, अपने बच्चों की साइकिलें, कपड़े, घर की कोई भी ऐसी चीज़ जो बिक सकती थी वो लेकर बैठे हुए थे सड़कों के ऊपर कि वो बेचें और कुछ शायद 2 वक्त से जो है वो रोटी वहाँ पर से हासिल कर सकें। एक और तरफ अगर हम ये देखें कि वहाँ पर हमें दुकानों में कुछ अशिया खुर्दोनोश तो दिख रही थी, लेकिन लोगों की क़ुव्वत खरीद नहीं थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे। जब तालिबान ने कैप्चर किया है अफगानिस्तान तो उन्होंने बैंकों के ऊपर पाबंदी लगा दी थी कि वो पैसे नहीं दे सकते, लेकिन कुछ अरसे के बाद उन्होंने रिलीज किया था कि लोग अपनी बचत निकाल सकते हैं, हफ्ते में 20,000 अफगानी निकाल सकते थे या $200 निकाल सकते थे। तो अब ये जो सेविंग्स थी ये अगस्त के बाद से अब तक हम देखें तो लोगों की ये सेविंग्स भी खत्म हो गई हैं और रोजगार है नहीं, तो अब लोग कहाँ जाएंगे? ये तो बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं तारिक अबुल हसन साहब। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, ये तो जो सिचुएशन है खासतौर पर कि जी वहां पर रोजगार मुहैया नहीं किया था उन्होंने, एनजीओज आई थी, उन्हीं को बस रोजगार मिला और एक माशरा तश्कील इस किस्म का दे दिया 20 साल में उन्होंने कि वो सिर्फ इमदाद पे चल रहा था। जैसे ही वो सारे लोग वापस गए हैं तो जाहिर है रोजगार तो है नहीं वहां पर, सनतें तो वहां नहीं लगी, काम तो वहां है ही नहीं इस तरह का, तो ये सिचुएशन अब हो गई है वहां पर। तो इसका मतलब है सर ये अमेरिका की सोची समझी सारी पॉलिसीज थी। जी डॉक्टर साहब। देखिए मैं जितनी आपकी बात समझ चुका हूँ क्योंकि थोड़ी सी आवाज में प्रॉब्लम थी, तो वो ये है कि देखिए ये सारी चीजें जो प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही हैं, जैसा कि मैंने इब्तिदा में बात की, ये प्रॉब्लम्स का इसका इदराक तो अमेरिका का तो है ना। अमेरिका का आपको देखना पड़ेगा कि इस पूरे खित्ते में अमेरिका ने बाइडन के आने के बाद एक अपनी पॉलिसी रीसेट की है, और रीसेट पॉलिसी में तमाम जगहों से तवज्जो हटा के यानी कम करके कुछ जगहों पर इजराइल के हवाले कर दिया है मिडिल ईस्ट में, और तवज्जो को हटा के अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करके वो कोशिश कर रहे हैं कि चाइना के कंटेनमेंट की तरफ अपनी सारी कुव्वत सलाहियत लगाएं। उस चाइना के कंटेनमेंट में अगर उनको बगैर वहां कुछ किए हुए सिर्फ इस किस्म के हालात पैदा करके कि जो अफगानिस्तान में अफरा तफरी रहे, भूख अफसास रहे, भूचाल रहे, अफगानिस्तान में बहरान रहे, तो वहां जाहिर अफगानिस्तान तो डिस्टेबलाइज रहेगा, बहरहाल पाकिस्तान पे भी उसका असर पड़ेगा और डिस्टेबलाइजेशन इस तरफ भी आएगी। जाहिर सर ये तो खतरा है सर, ये खतरा है। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि अमेरिकी सदर के जो मुशीर हैं बराए कौमी सलामती जैक सलिवान, उन्होंने कहा है कि जी बराह रास्त इमदाद के लिए तालिबान को अपने वादे पूरा करना होंगे। वो ज़ाहिर ख़वातीन की मुलाजमत है, उनके हम तालीम की बात करते हैं, थोड़ी सी लिबरल के होने की बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, तो इस तरह के सर वो तो कह रहे हैं अपने वादे तालिबान पूरा करेंगे तो ही बराह रास्त इमदाद उनकी हो सकती है। जी मैं दोबारा आवाज में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन बहरहाल वो अपने फॉरेन पॉलिसी के अहदाफ के मुताबिक अमेरिका और उसके एलाइज जो है वो तो उस हिसाब से चलना चाहेंगे, लेकिन इससे हटकर जो इसका पहलू है जी डॉक्टर साहब उस पर बात आ जाती है तो उनके अपने मुल्क में यानी अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के अपने मुल्क में एक बॉटम्स ऑफ प्रेशर डेवलप होता है। आप देखिए कि वहां आवाजें उठना शुरू हो गई हैं अमेरिका में, और जो बाइडन पे प्रेशर पड़ रहा है कि जो वहां ह्यूमैनिटेरियन बहरान आ रहा है उसको उस सिलसिले में अमेरिका चैंपियन है ह्यूमैनिटेरियन मुश्किलात के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में कम से कम जाहिरन वो बात करता है। तो इसलिए वहां की अवाम उस पर उस पर बॉटम्स ऑफ प्रेशर कर रहे हैं। तो उससे अंदाजा हुआ कि 200 मिलियन उन्होंने अभी रिलीज की है, और उसके बाद महसूस होता है कि बाकी एजेंसीज को भी इजाजत मिल जाएगी कि वो अपने पैसे ट्रांसफर मिल जाएगी। सर मैं एक और बड़ी अहम बात है जिस पर आपसे बात करना चाह रहा था, पाकिस्तानी सरहद पर नस्ब बाढ़ उखाड़ने का वाक़या, इस पर मैं बाद में आता हूँ, डॉक्टर साहब तवक्कुफ कीजिएगा। कर्नल साहब ये जो हम बात कर रहे हैं कि अमरीकी नुमाइंदगान के अरकान ने भी अफगानिस्तान के जो मंजूमद रकूम है जारी करने के लिए कहा है उन्होंने, तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? एक तरफ दूसरी तरफ फिर पाकिस्तान और इन तमाम चीज़ों को देख भी रहा है, इसीलिए OIC का इजलास पाकिस्तान में हुआ और हमने कोशिश की कोई फंड या कोई इस तरह का ट्रस्ट कायम हो जाए जिसके बाद कुछ उनकी मदद हो जाए। इंसानी बहरान का तो खदशा है ही। जो डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं इस पर सर आप क्या कहेंगे? क्योंकि बराह रास्त इमदाद के लिए तो उन्होंने कहा है कि तालिबान को अपने वादे पूरा करना होंगे। अब तालिबान जाहिर है अब तक तो हमने देखा है कि जो वादे किए गए हैं जो यूरोप या अमेरिका समझता है उन वादों पर तो अमल दरामद नहीं हुआ।
देखें, बात यह है कि वो वादे जो लिबरलिज्म के हैं वो जब होंगे ना पूरे, ये तो जो आप कहत और ग़िज़ाई किल्लत और सब मामलात और बीमारियां और सब, तो किधर कौन कैसे वादे पूरे होंगे? मतलब आप एक तरफ उन्हें खाने पीने के लिए नहीं दे रहे, उनको मरने के लिए छोड़ दिया और फिर साथ कह रहे वादे पूरे करें। भाई वादे उस वक्त ही पूरे होंगे ना जब ये कुछ लोगों की सेहत होगी, लोगों को कोई मौका मिलेगा। और ये हम अभी बातचीत में आ रहा था रोजगार का बातचीत, वो प्लान के तहत उन्होंने सारे साल 20 साल तक उन्होंने इमदाद पे रखा है और किसी किस्म की कोई यानी ऐसी चीज वहां पे बनाई ही नहीं गई, कोई इंडस्ट्री। साहब ये बताएं, ये बात दुरुस्त कह रहे हैं आप, मुस्तहकम अफगानिस्तान हमारे लिए तो बहुत जरूरी है, अमेरिका के लिए मुस्तहकम अफगानिस्तान जरूरी है या नहीं है? वो अफगानिस्तान का उनका इंटरेस्ट जो है वो भी इन्होंने बताया, वो चाइना और वो सारा उसका वो इंटरेस्ट है। बात यह है कि वो इसी इनडायरेक्टली पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, डायरेक्टली नहीं करना चाह रहे, लेकिन जब अफगानिस्तान में इस तरह के हालात होंगे तो हमारे ऊपर प्रेशर आएगा ही आएगा। हमारे पर रिफ्यूजीज का प्रेशर आ सकता है, हमारे पर और चीजों का आ सकता है, हमारे पर ये प्रेशर आ सकता है कि हम यहाँ से इंसानी खिदमत के तहत हम यहाँ से ग़िज़ाई चीजें भेजना शुरू करें, और मतलब ये हमारे ऊपर डायरेक्ट प्रेशर आ सकता है अफगानिस्तान का, नंबर एक। नंबर दो, अगर खुदा न खास्ता कोई सिविल वॉर चलती है और इस तरह की कोई बात होती है, वो और भी ज्यादा हमारे पर नुकसानदेह हो सकता है पाकिस्तान के लिए। और वो इनडायरेक्टली अमेरिका जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे एक पॉइंट ये जरूर है कि वो किसी न किसी तरह पाकिस्तान को अफगानिस्तान में नेगेटिव हालात में इन्वॉल्व करना चाह रहा है, यानी कि सर मलबा डालना चाह रहा है सीधे अल्फाज में कि जो नाकामी रही 20 साल वहां नाकाम हुआ, 20 साल के बाद भी उसका बदला लेना चाह रहा है, उसका बदला ले या नाकामी। अच्छा, इसमें तारुल कबीर हुसैन आप क्या कहेंगे कि आपने भी देखा जो वादे वो बार बार कह रहे हैं तालिबान को पूरे करना है, वहां बुर्का सिस्टम नहीं होगा, स्कूलों में खवातीन और इसी तरह तालीम भी हासिल करेंगी, नौकरी के लिए भी उन्होंने कहा है, लिबरलिज्म आसान अल्फाज में। ये लगता है आपको, या अभी तक तो ज़ाहिर अमल दरामद नहीं हुआ था वहां पर जब आप गए थे? अफगानिस्तान में तकरीबन तमाम अफगानिस्तान में क्यों मैं वाखान तक और मज़ार शरीफ और तमाम दूर दराज के जो सूबे अफगानिस्तान के, सब जगह पे मैंने ट्रैवल किया है। तमाम जगह पे स्कूल खुले हुए थे, लड़कियां तालीमी इदारों में जा रही थी, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ थी वो भी खुली हुई थी। यूनिवर्सिटीज़ में तालबात की क्लासेस थी, उन दिनों में पेपर्स चल रहे थे, वो अपने इम्तहानात में शरीक थी। फ़र्क क्या था कि सिर्फ तालिबान की हिदायत ये थी कि ये तलबा और तालबात अलहदा हों, तो उनकी क्लासेस अलग कर दी गई थी। काबुल यूनिवर्सिटी के अलावा तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खुली हुई थी, क्लासेस हो रहे थे। काबुल यूनिवर्सिटी का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि काबुल यूनिवर्सिटी एक नज़रियाती इदारा भी रही है अफगानिस्तान की हिस्ट्री के अंदर। जब कैम्ब्रिज दौर था तो वहाँ पर कैम्ब्रिज्म से मुताल्लिक़ असातिज़ा और तमाम उसका माहौल उससे मुतासर था। जब अमेरिका आया तो एक लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म की तरफ गए, तो वहाँ पर भी उनके असातिज़ा उससे मुतासर थे, तो वो मैच नहीं कर रहे तालिबान की आइडियोलॉजी से। तो वो लोग कुछ अपनी मुलाजिमतों पे वापस नहीं आ रहे हैं, या उन्होंने तनख्वाहों का बहाना कर कर जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं आते हैं वो। और तीसरी चीज़ ये हुई कि बहुत बड़ी तादाद असातिज़ा की, काबुल यूनिवर्सिटी के असातिज़ा की, वो अफगानिस्तान छोड़ गई है। तो ये उस सूरत हाल है जिसकी वजह से सरकारी इदारे वहाँ नहीं खुले, और अभी अफगानिस्तान में सर्दियों की तातीलात हैं, तो 3 महीने की तातीलात होती हैं। उसके बाद यकीनी तौर पर तालिबान कोई पॉलिसी देंगे ख़वातीन की तालीम के हवाले से। लेकिन जो कुछ हमने अफगानिस्तान में देखा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने कबूल किया है तालिबान की जो हिदायत थी, और वो यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं। दूसरा आम लोगों के, तारिक कबीर हुसैन, आम लोगों से ज़ाहिर मिलना जुलना हुआ आपका वहाँ पर, आम लोग जो हैं कितना खुश हैं तालिबान के आने से और अमेरिका के जाने पर? देखिए, अफगानिस्तान की पिछली 43 यानी 43 ईयर्स की तारीख अगर हम देखें तो पहली दफ़ा अफगानिस्तान में मुकम्मल तौर पर अमन हुआ है। कहीं भी इस वक्त अफगानिस्तान में जंग नहीं हो रही है, और ऐसा 43 साल पहले तक ऐसा नहीं था। कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में जंग चली रही होती थी। तो ये एक वो बहुत बड़ी कामयाबी है तालिबान की, जो उन्होंने पूरे अफगानिस्तान में अमन कायम किया है। और वो लोग भी जो तालिबान मुखालिफ हैं वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि जी तालिबान ने अमन कायम किया है, और वो एक तरीके से उन्होंने तालिबान की हुकूमत को भी तस्लीम कर लिया है, इसलिए कि अफगानिस्तान में कहीं भी तालिबान के खिलाफ अब मज़ाहमत नहीं है। अब वो ये चाहते हैं कि तालिबान की गवर्नमेंट डिलीवर करे, उनके मसाइल को हल करे। ये उम्मीद अब उनके साथ ज़रूर तालिबान के साथ है, लेकिन जो अब माशी मसाइल चल रहे हैं ये खुद तालिबान के लिए भी मुश्किल है। एक और चीज़ की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा
कि पिछले 20 साल के अंदर अमेरिका की और पूरी दुनिया की जो वहाँ पर कई अरब डॉलर्स की, सैकड़ों अरब डॉलर्स की जो वहाँ पर इमदाद आई है, उसकी बेनिफिशियरी कौन है? उसके बेनिफिशियरी कहीं भी अफगान अवाम नहीं रहे। अच्छा। उसके बेनिफिशियरी रहे हैं अमेरिका के वो इदारे जो कि जंग के इन्वॉल्व थे, जंगी साजो सामान और दीगर चीज़ें, तो उन अमेरिकी कंपनियों ने वहाँ पर कमाया है। दूसरे वो वॉर लॉर्ड्स हैं जिनके जरिए अफगानिस्तान को जो काबू में रखने की कोशिश की गई, इस तरह जनरल दोस्तम और इस तरह की चीज़ें थे, या वो सियासतदान हामिद करजई और उन जैसे दूसरे सियासतदान जिनके जरिए से अफगानिस्तान को काबू करने की कोशिश की गई, इन लोगों ने ही सारा पैसा खाया है, करप्शन भी, और उसके बाद निकल गए वहां से। बिल्कुल ऐसे तारीख इसमें बड़ी अहम बात में आप तीनों के सामने रखना चाह रहा हूँ, आखिरी 2 मिनट है मेरे पास, कि पाकिस्तानी सरहद पर नस्ल जो बाढ़ उखाड़ने का जो वाकया पेश आया, बीबीसी की रिपोर्ट, बीबीसी के मुताबिक मैं ये खबर देख रहा था कि खारदा ताने पाकिस्तान की हदूद में होने का उन्होंने दावा भी किया। इस पर डॉक्टर साहब पहले तो आप बता दीजिए आपकी क्या राय है? ये वाकया रिपोर्ट हुआ है सोशल मीडिया पे, तो खासतौर पर बीबीसी ने भी रिपोर्ट किया कि पाकिस्तानी सरहद पर नस्ब जो बाढ़ है उखाड़ने का वाकया पेश आया है, जिसमें तालिबान ने कुछ बातें भी की हैं। जी, वो आप अगर जिक्र कर रहे हैं कि बॉर्डर फेंस का जिक्र कर रहे हैं, तो उस पे तबसरा कर देता हूँ। आपकी आवाज क्यों बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। बहरहाल बॉर्डर फेंस के हवाले से मैं इतना बताता चलूं कि ये उनके जो डिप्टी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मुजाहिद साहब, उन्होंने 18 सितंबर को भी जिक्र किया था कि ये ड्यूरन लाइन और ये फेंस वगैरह जो है ये गैर मुनासिब हैं और इसको हम नहीं मानते, क्योंकि इसने अपनी फैमिलीज को डिवाइड कर दिया है मुख्तलिफ। और कल ये हुआ कि जब पाकिस्तान फौज उसको अपने फेंस को स्ट्रेंथन कर रही थी तो वहां से मुदाखलत हुई, फिर कुछ मिसाइल फायर किए गए और उसके नतीजे में स्पेशल फोर्सेस तालिबान की आके उन्होंने फेंस को तोड़ा और फेंस को खत्म किया। ये सिलसिला जो है ये दलदल मजीद बढ़ती जा रही है। मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि तालिबान जो है उनसे हम कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हमें पैदा हो। और ये जो प्रॉब्लम हुई है ये आज के नहीं है। ड्यूरन लाइन पर पख्तून एक नजरिया है, उसमें तालिबान पिछली जब गवर्नमेंट में थे तब भी उन्होंने अपने उस बात को अयादा करते रहे थे ड्यूरन लाइन और बार-बार से मुतासिर होती रही थी ड्यूरन लाइन से। न सिर्फ ये किया, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने, बल्कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह भी कह दिया कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क उसका इस्लामिक लिहाज से नहीं है और इस्लामिक कानून, इस्लामिक नजरिए के मुताबिक वो अपनी पॉलिटिकल सर उनका तो अपना ही चला रही है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस पे बिल्कुल डॉक्टर साहब आखिरी मिनट में कर्नल साहब आप इस पे क्या कहेंगे कि खतरनाक हो सकती है सिचुएशन जिस तरह की बात हो रही है डेविड लाइन के हवाले से? मेरा ख्याल है कंट्रोल कर ली जाएगी, हमारी तरफ से भी उसको बड़े तहम्मुल से देखा जाएगा। लेकिन ये बात के जी ड्यूरन लाइन और पाकिस्तान ने बार बार लगाई है, ये हमारा अपना मामला है, हम लगा सकते हैं और हमने अपने इलाके में लगाई है। अफगानिस्तान का उस लिहाज से क्लेम गलत है। लेकिन सर उसमें जो बाढ़ नस्ब थी वो तो उखाड़ी है, तभी तो ये रिपोर्ट हुआ है। वो उखाड़ने का देखे वो एलिमेंट एक है जो उखाड़ने का है, बिल्कुल वो अब इसको ही इसी तरह ही सॉल्व करना है ताकि मामला आगे बिगड़े ना। और अगर उसको डायरेक्ट फायरिंग के साथ किया जा सकता था, उस वक्त भी रिटेलिएट किया जा सकता था जब उन्होंने अटैक किया था, लेकिन तहम्मुल शो करने का मकसद ये था कि बात आगे ना बढ़े और कोई अलमिया जन्म न ले। बहुत शुक्रिया कर्नल जाफर रिजवी साहब, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, तारिक अबुल हसन साहब, आप तीनों ने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन गुफ्तगू यही की हमने कि असासे बहाली के लिए काबुल में अमरीकी सफारतखाने का जो घेराव किया गया, लोगों मुजाहिरीन ने यही कहा कि मईशत तबाह होने से इंसानी बहरान का खदशा है। 9 अरब डॉलर जो मुंजमद किया हुआ अमेरिका ने वो बहाल किए जाए इंसानी हमदर्दी की बिना पर। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए सरवर मेरी टीम को दी इजाजत। मौलाना के बाद।